किसान आंदोलन क्या जन आंदोलन बन पाएगा? और ये इस चर्चा को आगे करने के लिए मेरे साथ 3 लोग जुड़ गए हैं। मेरे साथ आतमजीत सिंह साहब जुड़ गए हैं, हिम्मत सिंह गुर्जर साहब जुड़ गए हैं और बलदेव सिंह साहब जुड़ गए हैं। आतमजीत सिंह साहब, मैं चूंकि आप किसान आंदोलन से इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं, मेरा एक आपसे आग्रह है कि एक मेरे आप मदद कर दें, हिम्मत सिंह गुर्जर साहब को और बलदेव सिंह साहब को आप ठीक से इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि मैं शायद कुछ चीजें भूल जाऊं। तो अगर आप इनको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। जी, हिम्मत सिंह गुर्जर साहब हमारे राजस्थान शाहजहांपुर मोर्चे के बहुत अभिन्न अंग हैं और राजस्थान किसान समिति के ये अध्यक्ष भी हैं। और बलदेव सिंह जीरा जी बीकेयू क्रांतिकारी पंजाब का एक बहुत बड़ी, सुरजीत सिंह फूल साहब की एक बहुत बड़ी यूनियन है, उस यूनियन के वो पार्ट हैं। और आपके मालवे रीजन में इनकी बहुत बड़ी एक पकड़ है और पीछे इन्होंने लखीमपुर हत्याकांड पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, करीब 25-30 हजार लोगों की वहां इकट्ठ हुई थी और सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसका खंडन किया था। तो ये हम लोग इनकी जो यूनियन है वो सिंघू बॉर्डर पर है और हिम्मत सिंह गुर्जर साहब की यूनियन जो है वो शाहजहांपुर बॉर्डर पर है और हम लोग गाजीपुर बॉर्डर से और उत्तर प्रदेश से हम लोग वर्किंग करते हैं। तो ये हम लोगों का है। हिम्मत सिंह जी की जो यूनियन का नाम है वो है राजस्थान प्रदेश किसान संघर्ष समिति। मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आज पहली बार मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हम लोग आपस में एक हमारी फेडरेशन है भारत किसान BKMF, भारत किसान मजदूर फेडरेशन, उसमें हमारे करीब 50 संगठन हैं, 40 से 45 संगठन जो मिलकर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। अभी पीलीभीत में हाल ही में हमने लखीमपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, लखीमपुर किसान न्याय महापंचायत। तो उसमें बहुत से लोग आए थे और वहां से यही फैसला सर्वसम्मति से पास हुआ कि किसान जो है वो ये जो दमन की राजनीति है बीजेपी की और सांप्रदायिकता का उन्माद और धार्मिक उन्माद जिस तरीके से वो फैला रहे हैं, अजय मिश्रा टैनी को अभी तक उन्होंने बर्खास्त नहीं किया है। इनफैक्ट वो उसके पलट जब अमित शाह जी लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ में उन्होंने वहां पे अपनी बहुत बड़ी रैली की जिसमें उन्होंने प्राथमिकता सदस्यता का एक अभियान चलाया। वहां पे एक तरफ उनके योगी खड़े थे, एक तरफ अजय मिश्रा टैनी खड़े थे। तो किसी न किसी तरीके से मुझे ये लगता है कि सेंटर की जो सरकार है, स्पेशली अमित शाह और मोदी की सरकार, वो कहीं योगी को भी चैलेंज कर रही है और ऑपोजिशन को भी चैलेंज कर रही है कि जैसे अजय मिश्रा टैनी ने एक बयान दिया था कि अपने बस में रहो, नहीं तो तुम जानते हो मैं मिनिस्टर बनने से पहले और MP बनने से पहले क्या था। तो ये एक बेकार की गुंडागर्दी की स्टेटमेंट देनी और एक जैसे गली के गुंडों की तरह एक स्टेटमेंट देनी गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। और जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके को हैंडल किया, और किसान डरने वाला नहीं है, किसान डरने वाला नहीं है, किसान इसका डट का मुकाबला करेगा और पूरी जद्दोजहद से आंदोलन को और मजबूत करेगा और यही हम लोगों का सब तक प्रतिकाष्ठा है। मैं आतमजीत सिंह साहब, अब मैं चर्चा शुरू कर दूं फॉर्मली। मैं हिम्मत सिंह साहब को सबसे पहले इसलिए, अच्छा कैमरा ऑफ, हिम्मत सिंह साहब, अच्छा बलदेव सिंह साहब से मैं पहले बात कर ले रहा हूं। बलदेव सिंह साहब, आप लोग अब 1 वर्ष आप लोगों को हो गया, मतलब 1 वर्ष बॉर्डर पे हो गया, आपका आंदोलन तो पहले से चल रहा है। इस 1 वर्ष में ये आंदोलन कितना और फैला है, कितना व्यापक हुआ है, थोड़ा इस पे चर्चा कर देंगे, क्योंकि 700 लोगों की शहादत अब तक हो चुकी है वहां, जो हम लोगों को फिगर पता हो सकता है इससे ज्यादा हुई हो बॉर्डर। ये इसके बारे में थोड़ा कितना व्यापक हुआ है ये बलदेव सिंह साहब आप थोड़ा बताएंगे, फिर मैं हिम्मत सिंह साहब से बात करता हूँ। देखिए, पहले तो मेरी तरफ से जितने भाई कार्यक्रम में शामिल हैं सबको सत श्री अकाल। जो अब आंदोलन की बात कर रहे हैं, देखिए पहले पंजाब से मेरे को याद है यही दिन थे, यही महीना था, तो हम पूरे जोर से लगे हुए थे पंजाब में। तब हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक दिन ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। पंजाब से चले, हरियाणा वाले भाई साथ आए, उसके बाद यूपी में गया। अब हमारा आंदोलन देशव्यापी नहीं है, पूरा संसार व्यापी हो चुका है। हम सिंघू हो, टिकरी हो, शाहजहांपुर हो, गाजीपुर हो, छोटी से छोटी घटना को भी पूरी दुनिया टिकटकी लगाकर देख रही है। सो जो फैलने वाली बात है वो तो पूरे दुनिया जान चुकी है, आंदोलन को जान चुकी है, हमारी मांगों को जान चुकी है, वो तो हमारी कामयाबी है। लेकिन हम समझते हैं कि जिस हालत में आंदोलन है, जहां पर पहुंच चुका है आंदोलन, अब इसको तेज करना चाहिए
तो इसीलिए हमने काल दिया 26 की, 26 को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो पहले की तरह सभी ट्राली ट्रैक्टर लेके आप सभी किसानों को बोला है एक बार पूरी बड़ी गिनती में आए सभी बॉर्डरों पर, और वहां से दिल्ली की तरफ जो संसद का कूच करने का है, 500 किसानों का जत्था रोज जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, रोज और जाएंगे। तो हम समझते हैं कि सरकार पर दबाव पाने के लिए ये बढ़िया कदम होगा, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की गिनती जैसे पहले बड़ी गिनती में किसान गए थे, उसी तरह इस बार भी बड़ी गिनती में किसान आंदोलन की तरफ जाएं, और वो आगे दिल्ली की तरफ भी बढ़ेंगे, तो जरूर ये आंदोलन कामयाब होगा। जी। मैं हिम्मत सिंह साहब आ गए हैं क्या? हिम्मत सिंह साहब, आप क्योंकि आप राजस्थान से जुड़े हैं, और जैसे शुरू में कहा जा रहा था ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का है, फिर वेस्टर्न यूपी भी जुड़ गया ठीक से, आज आप राजस्थान के किसान भी जुड़ गए हैं। जैसा सबको लग रहा है कि ये आंदोलन शुरू हुआ था किसान मांग को लेके, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, कम से कम उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं, जो रोजमर्रा के हैं, वो भी इस आंदोलन के इर्द गिर्द जुड़ते जा रहे हैं। क्या ये व्यापकता आप लोगों की राजस्थान में भी हो रही है, जहां पे महंगाई का इशू, बेरोजगारी? सभी को नमस्कार, जय किसान। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, बहुत क्लियर जी। देखिए, हमारा जो मोर्चा था वो 12 तारीख से 12 दिसंबर से शाहजहांपुर मोर्चे पे आए थे हम लोग, और लगभग 1 साल होने वाला है। 12 तारीख को हमारा 1 साल हो जाएगा। तो 26 तारीख को जैसे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे आए, तो उसी के आधार पे हम लोग भी, हमारे बाकी संगठन टिकरी बॉर्डर पे चले गए थे पहले 26 तारीख, 26, 27, 28 तक तो वहां रहे थे। उसके बाद में जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो जोन के थे वो सब लोग हमारे साथ आए, और 12 तारीख से ये मोर्चा हमारा शाहजहांपुर में बस्तूर जारी है, और लगभग 1 साल हो गया। जो आप जन आंदोलन, जो आज का विषय है जन आंदोलन का, देखिए जन आंदोलन भी व्यापक हो, जैसे बलदेव सिंह जीरा साहब ने कहा, आत्मजीत सिंह जी ने कहा कि ये जन आंदोलन बन चुका है, और ये जन आंदोलन विश्वव्यापी हो चुका है। जहां जहां भी अभी मोदी जी गए हैं, चाहे वो स्कॉटलैंड गए, अमेरिका गए, जहां भी गए तो वहां किसानों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया, अपने हमारे किसान संगठनों की बात को पहुंचाया। तो ये विश्वव्यापी हो चुका है। आज की तारीख में पूरे देश में और पूरे विश्व में यही चर्चा है कि सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का, जो अभी तक इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन है। तो और जैसे आप बता रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे हैं, देखिए किसान भी इस महंगाई से गुजरता है। जैसे फसल आती है तो उस टाइम में उस वक्त दाम गिर जाता है, हमारे जो फसल होती है, जैसे गेहूं आ गया, सरसों आ गई, उसके दाम गिर जाते हैं। जैसे अभी लहसुन और प्याज का दाम गिर जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो स्टॉक हो जाता है, जो बड़े व्यापारी, बड़े कॉर्पोरेट घराने के स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद में वो मार्केट अप कर देते हैं, और इससे प्रभावित किसान भी रहा है। किसानों के जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जैसे अब डीजल का भाव क्या हो रहा है, पेट्रोल का भाव क्या हो रहा है, किसान सीधा सीधा डीजल के भाव से जुड़ा हुआ है। किसान जब खेती करता है तो उसमें डीजल का उपयोग होता है, पेट्रोल का उपयोग होता है, तो वो सब रोजमर्रा की जो जिंदगी की चीजें। और ये देखिए पूरे देश में एक मिसाल कायम कर रहे हैं किसान, हमारे जो किसान संगठन है, किसान जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरे देश में मिसाल है कि एक किसान ही ऐसी कौम है जो इस सरकार से लड़ सकती है। बाकी लोग कोई धरातल पर नहीं है, ना विपक्ष धरातल पे है। विपक्ष केवल अपना सिंबॉलिक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हैं, बाकी कोई धरातल पे नहीं है। और ये देश में ये दिखा दिया हम लोगों ने, किसान जो आंदोलन ने ये दिखा दिया है कि इस सरकार का मुकाबला यदि कर सकते हैं तो किसान कर सकता है। जी जी। नहीं, एक चीज और हिम्मत सिंह जी आपसे समझना था, राजस्थान में जैसे पंजाब और हरियाणा में जो खरीद है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उत्तर प्रदेश में खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद ऑर्गेनाइज नहीं है। आज भी हम लोग मतलब अगर वो बहुत आधे दामों में बेचा जा रहा है। क्या राजस्थान में खरीद और ठीक से है, होती है, या वहां पे भी वही हाल है जो उत्तर प्रदेश का है? देखिए राजस्थान में इनसे भी ज्यादा बुरा हाल है। राजस्थान या भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है, और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से प्रदेश में, जैसे दक्षिणी राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ बाजरा और मूंग और ये होता है। आप जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जो पश्चिमी राजस्थान है, उसमें आपके गन्ना भी मिल जाएगा, आपके कपास भी मिल जाएगा। और पूर्वी राजस्थान में यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ छोटी छोटी जोत के साथ सरसों होती है, तारा मीरा, ऐसे छोटी छोटी जो फसलें होती है वो होती है। तो यह भौगोलिक स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है राजस्थान की बाकी प्रदेशों से।
यहाँ पहाड़ी इलाका है, कहीं पहाड़ी इलाका में छोटी किसानी है, जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर जो आदिवासी बेल्ट है, वहाँ 1-1, 2-2 बीघा मात्र आप लगा लीजिए, आधा बीघा जमीन है लोगों जी। जी आवाज आ रही है? हाँ। तो यूनियन है, जो यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में जो यूनियन है, राजस्थान में कोई ऐसी बड़ी यूनियन नहीं है। अभी पिछले 2-3 साल से हम लोग, मैं आंदोलन में हूँ, मेरा संगठन आंदोलन में है। यहाँ दिल्ली मुंबई एक एक्सप्रेस में निकला था, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हुआ था वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, उसमें हम आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद यूनियन बनी है। अब जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ में जो बाजरे का अभी एमएसपी पे खरीदा जा रहा है, यहाँ पूर्वी राजस्थान में नहीं खरीदा जा रहा, जबकि 2200 का एमएसपी है, 1450-1500 रुपए में बाजरा बिका है, और जो फसलें हैं वो भी। तो एमएसपी का लाभ नहीं ले पाया, पूरे राजस्थान में कहीं भी एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। पहले जो अभी जो जागरूक किसान है वो एमएसपी का लाभ ले रहे हैं। जैसे अभी गन्ना का, आपका यूपी में जो गन्ना है वो गंगानगर और जो प्रदेश लगता है पंजाब का, उस एरिया से प्रभावित होके यहाँ के किसान संगठन भी मजबूत है। बाकी अन्य जो प्रदेश, हमारे प्रदेश है, उसमें किसान संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए यहाँ लाभ नहीं मिल पा रहा। और देखिए, जो जागरूक होगा उसी को लाभ मिलेगा। इस देश में कभी भी ऐसे नहीं कि किसी को बिना जागरूकता के दे दिया है सरकारों ने, कभी नहीं दिया। जब जागरूकता होगी, जब मांगेंगे तब मिलता है, जब आंदोलन होता है तब मिलता है जी। हिम्मत सिंह जी, इसमें एक बात और है, जैसे कि जो कनाल सिस्टम है हमारे, जैसे पंजाब में कनाल सिस्टम है जिससे सिंचाई का जो काम है शुरू से ही तेज चलता रहा है, इसीलिए हरित क्रांति भी पंजाब और हरियाणा में ही आई, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम नहीं थी। 5 नदियों 5 आबों का पंजाब था। राजस्थान में तो पानी का भी बहुत दिक्कत है। कैमरे में नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, नहीं, हम लोग आपको देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, हम देख रहे हैं आपको। हो सकता है आपके वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे पानी का जो प्रॉब्लम है आपका राजस्थान में, क्योंकि कनाल सिस्टम नहीं है और नहर का पानी का हर दूसरे तीसरे साल ड्रॉट का भी चक्कर रहता है, वहां पे सूखा पड़ जाता है। तो जब सूखा पड़ जाता है तो क्या ये जो सरकारें हैं वहाँ राजस्थान की, आप लोगों को मदद करती हैं और कोई कॉम्पनसेशन आप लोगों को मिलता है ताकि आप लोगों को आगे काम चलता रहे? देखिए, यहाँ राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में बाढ़ग्रस्त का भी यहाँ ऑफिस होता है एक ही जिले में, और बाढ़ राहत का भी ऑफिस होता है, और सूखा का भी ऑफिस होता है। तो ये डिजास्टर विभाग है, ये दोनों तरीके से काम करता है। आधे राजस्थान में कहीं बाढ़ आ जाती है, आधे राजस्थान में सूखा पड़ता है। जैसे अभी पिछले दिनों जो मौसम था, उसमें 8 जिले ऐसे हैं जिसमें बहुत कम बरसात हुई है। तो राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार ने आज तक कोई ऐसा कंपेंसेशन, या कैसी ओलावृष्टि हो जाती है या कोई ऐसी आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, तो आज तक यहाँ सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो कैनाल वाला सिस्टम है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ तक सीमित है। और यहाँ एक पहले हमारे एरिया में एक जम्मारामगढ़ बांध था जो जयपुर के पास में था, और वो बहुत बड़ा बांध था, उससे जो कैनाल या नहर निकलती थी वो सब बंद हो चुकी है, क्योंकि जम्मारामगढ़ अतिक्रमण हो गया, चारों तरफ पूरा कॉलोनियां कट गई, और उससे जयपुर का विस्तार हुआ तो जम्मारामगढ़ की तरफ ज्यादा, और दिल्ली हाईवे की तरफ। तो यहाँ अभी एक बांध है आपका कोटा साइड में है, उसमें जरूर कैनाल सिस्टम है। कोटा में जो चंबल का पानी आता है, कोटा बैराज का, और राणा प्रताप सागर जो है कोटा में, वहां निकलता है, जिसमें 12 झालावाड़ और 3-4 जिलों में वहां होती है। उसके बाद में 3 जिले आपके ये गंगानगर और हनुमानगढ़, बाकी में सभी में सूखा रहता है। तो सरकारें कोई मदद नहीं कर पाती, ना ही सरकारों ने जोड़ने की बात की। अभी देखिए, भारत वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, करीब 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी कि नहरों को जोड़ा जाएगा, नदियों को जोड़ा जाएगा, नदियों से बांध बनाए जाएंगे, कभी भी इस लेवल की कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। केवल बाड़मेर में एक जरूर नर्मदा का पानी गया अभी 2-3 साल पहले, नर्मदा से वहाँ बाड़मेर का जो इलाका है वहाँ। तो जागरूक जो किसान है, जो राजनीति जो हावी है यहाँ बहुत जबरदस्त, यहाँ छोटी राजनीति के रूप में पूर्वी राजस्थान अलग बटा हुआ, पश्चिमी राजस्थान का राजनीति अलग है, और फिर जोधपुर और इस तरफ की राजनीति अलग है। तो यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या नहीं कोई राहत मिलती है लोगों को। जी, मैं आतमजीत सिंह साहब, आपसे एक मेरा प्रश्न है जी, क्योंकि आप लोग अब जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, किसान आंदोलन अब
एक पार्टी विशेष को चुनाव में हराने की बात कर रहा है, तो आपका उद्देश्य क्या केवल सत्ता परिवर्तन है कि ये पार्टी चली जाए, दूसरी पार्टी आ जाए, या कहीं व्यवस्था परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं? हमारी जो मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। बाकी पार्टियों ने अभी तक मैंने नहीं सुना है कि अपने प्लेटफॉर्म से कहा हो कि अगर वो आ जाएंगे तो आपको एमएसपी दे देंगे, अगर वो आ जाएंगे तो। ये प्लेटफॉर्म से नहीं कहा है, आप उनके पास आके कह रहे हैं मैं उसके पक्ष में हूं, ये हूं, लेकिन बिल्कुल जैसे साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे या ये करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र देखें तो उन्होंने बहुत क्लियरली 3-4 चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी 23 फसलों पे देंगे। उन्होंने यहां तक कहा है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा जितना भी है। उन्होंने कोई अमाउंट डिफाइन नहीं किया है। और तीनों काले कानूनों के खिलाफ सदन में वो लोग पारित करेंगे, अपना विधेयक भी पारित करेंगे जैसे पंजाब वाले कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस ने कह दिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी इसको लेकर अभी चुप है। मुझे लगता नहीं कि को किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष उसको अवॉइड करके और इलेक्शन में जा सकता है। तो किसानों का मुद्दा ही, और इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो कि आपने सवाल सही कहा कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। हमने सक्सेसिव गवर्नमेंट्स देख ली, बीएसपी की भी गवर्नमेंट देख ली, समाजवादी पार्टी की भी देख ली, उससे पहले 30 साल पहले कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों ने देखा कि सत्ता परिवर्तन होते रहे और उससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड लोगों की हालत, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसको हम कहते हैं, उसमें लोगों के हालात नहीं बदले। और मोदी के सरकार के आते 2014 में तो सबका भट्टा बैठ गया। 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलनी थी, और सीएमआई की रिपोर्ट, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि 11 करोड़ नौकरियां जो हैं वो चली गई। उसका आकलन किया गया, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो फिगर भी क्लियर नहीं है कि कितनी है। 94% लोग जो हैं वो आज की डेट में या तो कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं या काम ही नहीं कर पा रहे हैं। मनरेगा का भी यही हाल है। 71,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया था स्टेट से बात करके सेंटर की सरकार ने। अक्टूबर 5 तारीख तक चलते चलते वो भी एग्जॉस्ट हो गया है, और 10,500 करोड़ रुपए का भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है सैलरीज को लेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पैसा खर्च किया गया मनरेगा में, ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो लोगों को नौकरियां ही नहीं मिली, 100 दिन का काम ही नहीं मिला, तो पैसा कैसे एग्जॉस्ट हो गया? तो कहीं ना कहीं ये कार्य प्रणाली जो है, ये सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। और उत्तर प्रदेश में मैं तो यहां तक कहूंगा कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है। जिस तरीके से अजय मिश्रा टहनी पहले अपराधी थे, फिर वो राजनीति में आए, फिर एमएलए बने, फिर एमपी बने, आज गृह मंत्री बन गए। उनके बेटे का इतना साहस हो गया कि उन्होंने जो है गरीब किसानों पर, निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। और आज की डेट में अभी तक उस एसआईटी की रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया कि एसआईटी को हम, जो उत्तर प्रदेश की गठित एसआईटी है, इसमें कौन कौन लोग हैं, इनके नाम बताइए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई रिपोर्ट सामने आएगी। आई विटनेस अकाउंट्स को जो है वो परेशान किया जा रहा है। एक काउंटर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जबकि प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर ने, डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तौर पे ऑन कैमरा 4 तारीख को जब समझौता हुआ था किसान यूनियंस के साथ, तो ये कहा था कि किसानों पर कोई काउंटर एफआईआर नहीं होगी, और वो काउंटर एफआईआर भी की गई। उस काउंटर एफआईआर के चलते जो लोग वहां पे चश्मदीद गवाह हैं, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुम यहाँ उस एफआईआर में अगर बयान दोगे तो 220 नंबर एफआईआर में हम तुमको जो है वो अंदर कर देंगे। हमारे 4 किसानों को उठा के जेल में डाल दिया गया, और 6 लोगों की वहां पे फोटो निकालकर वो उनको ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, इस केस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और इसमें सेंटर की सरकार का और बीजेपी की सरकार का पूरा हाथ है। सांप्रदायिकता फैलाने में, धार्मिक उन्माद फैलाने में, दंगे करवाने में ये पार्टी नंबर 1 है। ये नाथूराम गोडसे की पार्टी है। कल नाथूराम गोडसे का वो कोई, उनको फांसी हुई थी, उसका दिन कल था, तो मैं उसमें कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और उसमें ये कहा जा रहा था कि नाथूराम गोडसे जो हैं वो सावरकर के अनुयायी थे, और आरएसएस से संबंधित होकर उन्होंने, जिस दिन उनको फांसी हुई उस दिन उन्होंने संस्कृत में जो अपनी प्रार्थना पढ़ी, वो प्रार्थना आरएसएस की थी। और आरएसएस हमेशा अपने आप को दूर करता रहा है, तो आरएसएस दंगे भी करवाता है, महात्मा गांधी को भी मरवाता है, और भी धार्मिक उन्माद फैलाता है, और बाद में अपने आप को दूर करके अपने आप को कहता है हम तो सर्वधर्म संभव हैं और हिंदू मुसलमान हैं और सब है। तो ये जो इनकी दोहरी राजनीति है, ये एक्सपोज हो चुकी है। नहीं तो अजय मिश्रा टहनी को बर्खास्त करने में क्या जा रहा है उनका? क्या ये मतलब इलेक्शन के चलते क्या वो लोगों को डराने के लिए अजय मिश्रा टहनी को अभी तक उन्होंने पोस्ट पे बरकरार रखा है, या फिर वो किसान आंदोलन को जड़ से खत्म करने की उनकी साजिश है?
तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी कि सरकार जो है राजनीति के द्वारा अपराधियों का संरक्षण कर रही है और अपराधी जो है राजनीति ज्वाइन करके अपनी स्लेट क्लीन कर रहे हैं। और हरीश साल्वे को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए एक सुनवाई का लेते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है, जो जज लोया केस में अमित शाह के भी वकील थे, और आज की डेट में वो अजय मिश्रा टेनी को भी और यूपी की सरकार को भी किसी तरीके से किसी पक्ष से बचा रहे हैं, एसआईटी को बचा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये तो बात बहुत क्लियर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एसआईटी के द्वारा इसको बॉचअप कर रही है, इस इन्वेस्टिगेशन को खराब कर रही है, और किसानों को अंदर खाते ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा तुम लोग अगर गिनती में बाहर निकलोगे, संख्या में निकलोगे और सरकार के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारी पट्टे की जमीनें ले लेंगे, तुमको लखीमपुर से, पलिया से, पूरनपुर से, पीलीभीत से, तराई इलाके से बाहर फेंक देंगे। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? जी, मैं बलदेव सिंह साहब एक जरा आपसे भी समझ लूं, क्योंकि चुनाव आपके यहाँ भी है, चुनाव उत्तर प्रदेश में, चुनाव पंजाब में भी है। जब आप तो बहुत छोटे हैं उम्र में, जब हम लोगों ने बहुत समय पहले देखा था कि जो नेता होता था वो सामाजिक पृष्ठभूमि से आता था, कुछ लोगों की समस्याएं बोलता रहता था, लोगों को दिक्कत होती थी, ये होता था वो नेताजी का घर है, उनके यहाँ चले जाओ कुछ हो जाएगा, मजदूरों की बात आवाज उठाता था। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि बिजनेसमैन जो थे, जो कारोबारी लोग थे, वो आ गए, क्योंकि उनको लगता था मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं ही नेता बन जाऊं। अब एक अच्छी तादाद में अपराधी लोग, जो आपके जैसे टैनी जी का ये नाम ले रहे हैं, टैनी जी के ऊपर उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरी छवि देख लेना, मैं उससे पहले क्या हूं। उनके ऊपर 307 या 302 के मुकदमे हैं। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये किसान आंदोलन ने वो एक आम किसान को वो हिम्मत, हमें जैसे भाई मैं भी किसान ही मेरे घर में होती थी, मैं तो किसान नहीं हूं, मेरे घर में उसी का, लेकिन किसान कब नेतृत्व करेगा इस देश में? क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि जब किसान नेता होगा, जब किसान लीड करेगा इस देश को? आपको लगता है बलदेव सिंह साहब? देखिए, जो आज तक सिस्टम रहा है, जैसे चुनाव जीत कर आना और नेता बन जाना, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आत्मजीत ने कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है और अपराधियों का राजनीतिकरण हो चुका है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। जिस तरह से हमारे देश का ये सिस्टम है, वोट सिस्टम है, सरकारें चुनी जाती हैं, इसी हिसाब से चलेगा तो कभी भी किसान का, मजदूर का बेटा नेतृत्व में नहीं आ पाएगा, वो कभी भी लोगों के काम नहीं आ पाएगा। क्योंकि यहाँ चाहे पंजाब हो, यूपी हो, वोटें दी जाती हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, फिर ये देखा जाता है कि पैसे कौन बांट रहा है। ये हमारे पंजाब में एक बात बोला करते हैं कि जो वोट सिस्टम है वो हमारे किसानों और मजदूरों के लिए सिर्फ एक प्रेशर कुकर का काम करता है। जैसे रसोई में प्रेशर कुकर होता है, वहां अग्नि जला रहे हैं, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी बच जाती है, ऊपर से वो पूरा निकल जाता है, वो ठंडा हो जाता है, फिर चलता है। उसी तरह लोगों की वोट सिस्टम में क्या हो रहा है, 5 साल पूरा लोगों को मार रहे हैं, कूट रहे हैं। जब में लोगों में पूरा गुस्सा भर गया तो बोलते हैं कि वोट पवा लो भाई, अब वोट डालो, नया चुन लो। वो नया चुनते हैं, वो भी 5 साल मारता है आगे, वो फिर बोलते हैं। तो 70 साल से बिल्कुल यही हो रहा है। जैसे आत्मजीत ने भी कहा है कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। आप समाजवादी को छोड़ के बीएसपी को लाए, बीएसपी को छोड़ के फिर समाजवादी आए, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, कितने आगे। ऐसे पंजाब में कभी काली, कभी कांग्रेसी, और जो नई पार्टी आई है आम आदमी, उसमें भी कोई नए लोग थोड़ी है पंजाब के। वो जो जिनको मौका नहीं मिला कांग्रेस और अकाली में लूट करने का, वो अब आम आदमी में घुस गए हैं। सो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। एक हो सकता है कि पूरे देश का किसान जाग जाए, पूरे देश का मजदूर जाग जाए, वो समझने लगे, उसको खुद को समझ हो, मालूम हो कि मैं क्या सामने वाले जिसको मैं वोट देने जा रहा हूँ, मैं उसको क्या समझ कर, क्या सोच कर वोट दे रहा हूँ। जब सबका मानसिक चेतना पत्र ऊपर आएगा तो मान सकते हैं कि कोई अच्छे आदमी आगे आ जाएंगे। मौजूदा जो सिस्टम है, इसमें कभी भी किसानों का भला करने वाली, मजदूरों का भला करने वाली सरकार नहीं आ सकती है। जब तक किसान विरोधी नीतियां वही रहेंगी, मजदूर विरोधी नीतियां वही रहेंगी, जब तक सब आप देखिए कोई पार्टी भी हो, सबको कारपोरेट जो है फंडिंग करते हैं, सबको पैसा देते हैं, और एक आपको करोड़ों रुपए पैसा दे रहा है, आप उसकी बात सुनेंगे ना, दूसरों गरीब आदमी की बात कहां से सुनेंगे आप। सो इस पूरे का पूरा जो सिस्टम है पैसे वाले लोगों के हाथों में खेल रहा है। पैसे वाले लोग ये तय कर रहे हैं
कि अब की बार कौन सी सरकार को लाना है, कौन सी को हटाना है, तो आप कहाँ से उम्मीद करते हैं कि कोई किसानों के हाथ में ताकत आ जाएगी या मजदूरों के हाथ में ताकत आ जाएगी। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, जैसे हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन को और विशाल करना चाहिए, गांव तक जितना आंदोलन फैलना चाहिए था, बेशक हम उतना फैलाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं पिछले दिन ही आत्मजीत मेरे साथ थे, हम यूपी के गांव गए हैं, गांव में गए, लखीमपुर के गांव में गए हैं। उन लोगों को अब तक पता नहीं है कि आंदोलन किसके लिए हो रहा है, कौन कौन सी मांगे अभी तक उनको मालूम नहीं है। तो खास मैं जो सोचता हूँ, मेरा जो बन गया यूपी जाके, भी यूपी में बीजेपी के जीतने का सबसे बड़ा कारण वहां में का जो चेतना पद्र है बहुत कम है लोगों का, लोग चेतन बिल्कुल चेतन नहीं है। जहां लोग चेतन होंगे वहां से बीजेपी हारेगी। पंजाब में थोड़ी चेतना है, कभी बीजेपी टिक नहीं पाएगी। केरला के लोग चेतन हैं, बंगाल के जो लोग समझते हैं कि इनकी राजनीति को समझते हैं, भी दंगा करवाने वाली पार्टी है, एक धर्म को धर्म से लड़ाने वाली पार्टी है। पर यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में तो लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे अधिकार क्या हैं। वो मैंने सुना है वो 5-5 किलो देते हैं 15 दिन के बाद इनको राशन, वो उसी में खुश हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि हमारे पर सरकार आसान कर रही है। तो ऐसे जागृति नहीं आएगी, ऐसे कोई वोटों के जरिए नहीं आएगा, किसानों का कोई भला नहीं होगा। आंदोलन एक ऐसा रास्ता है जो जागृति ला सकता है, लोगों को उनके हकों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति जागृत कर सकता है। फिर कोई हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि लोग खुद ही जितने जागृत हो जाएं, वो इनको हटा के सभी पार्टियों को, कूड़ा करकट भर गया है सब में, मैं को साफ बोल दूं सभी पार्टियों में कूड़ा करकट है, इसको साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी शुरुआत हुई है, इस आंदोलन ने शुरुआत की है, खाली शुरुआत। लोगों को लड़ने का ढंग सिखाया है, लोगों को खड़ा होना सिखाया है इन सरकारों के उन्होंने। पंजाब और हरियाणा की आप उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे ही जितना जैसे पंजाब और हरियाणा में आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही दूसरे राज्यों में इतनी शक्ति से, ताकत से जाएगा तो बिल्कुल एक दिन आ जाएगा कि किसानों के हाथ में वागडोर होगी और मजदूरों के हाथों में वागडोर होगी। अभी मेरे को नहीं लगता, आप इन वोट पार्टियों से मत सोचिए भी ये किसी किसान को बैठा देंगे। जिस किसान को बैठाएंगे वो भी इनका ही होगा, हमारा नहीं होगा वो। नहीं, क्योंकि कहने के लिए ये सारे लोग अपने जब लिखते हैं बायोडाटा में, तो राजनाथ सिंह किसान हैं, गडकरी साहब किसान हैं, ये सब लोग अपने जब बायोडाटा लिखते हैं, हलफनामा देते हैं इलेक्शन में, तो कहते हैं हम किसान हैं। किसान का क्या हाल कर रहे हैं आप देखिए। मैं आपको एक बात बता दूं, आत्मजीत भाई वो मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने 23 फसलों पर मैनिफेस्टो में लिखा है। मैं आपको एक बताता हूं कि एक बार पंजाब सरकार के साथ हमारी मीटिंग थी। हमने उनको बोला मीटिंग में, भी भाई तुमने मैनिफेस्टो में तो ये लिखा हुआ है, अब तुम ये मांगे पूरी करो, जो लिखा है पूरा करो। तो वो हमारे मुंह पर हमको बोल रहा है, हमारे सामने बैठकर हमारे मुंह पर हमको बोल रहा है कि भाई मैनिफेस्टो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होते हैं। हमारे मुंह पर बोल रहा है वो। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो लिखा है वो पूरा करेंगे? क्या देश में कोई कानून है कि जो बोल रहा है वो पूरा करना पड़ेगा उसको? तो इस जीतने के लिए तरह तरह के ढंग तरीके अपनाते हैं और कुछ नहीं है। वैसे अगर पब्लिक चाहे तो जिस तरीके से पीछे एक बात चली थी कि मैनिफेस्टो जो हैं सरकारों के, जो पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती हैं इलेक्शन लड़ने से पहले, अगर वो मैनिफेस्टो को हलफनामे के तौर पे कोर्ट में जमा कराया जाए और उनकी जवाबदेही हो कि अगर ये मैनिफेस्टो फॉलो नहीं होगा तो ये सरकार जो है वो सजा की पात्र होगी। अब जैसे कि आपने देखा पंजाब में ही आपके अमरिंदर सिंह ने मैनिफेस्टो को फॉलो नहीं किया, तो सिद्धू ने, चाहे जिस तरीके से भी उसका तरीका चाहे गलत हो या सही हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उसने उसी बात को उठाया कि 12 गाड़ी को लेकर फैसला नहीं हो पाया। और जिस तरीके से ड्रग्स के केस में मनप्रीत बादल अपना जो आपके जो है ये बादल सरकार में जो ये मजीठिया के खिलाफ जो केस था उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे वो किसी तरीके से सरकार के द्वारा प्रेशर में थे और उसको केस को फॉलो अप नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं तो अंतर विरोधी में भी ये बात निकल के आती है कि मैनिफेस्टो अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो सरकार जो है वो कैसे वोटरों के पास दोबारा जाएगी वोट मांगने। तो कहीं ना कहीं इसका एक सोल्यूशन खोजा जा सकता है कि कोई आपसे वोट मांगना है। आज तो जितने आपके चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो तो बहुत ही सुलझे तरीके से बात करते हैं। तो चन्नी ने तो ये भी कह दिया था राजेवाल जी को फोन पे, जब मैंने सुना उनकी कॉन्वर्सेशन, कि आप अपना मता पास कराने के लिए वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट लिख के दे दीजिए, मैं उसका विधेयक 8 तारीख को पास करा दूंगा अपनी असेंबली में, ताकि आपकी जो भी मांगे हैं वो पंजाब की गवर्नमेंट सरकार आपके साथ है,
चीफ मिनिस्टरशिप से मुझे कोई लेना देना नहीं है और आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो अगर इस तरीके के लोग सामने निकल कर आ रहे हैं तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हमको उनको कहना चाहिए कि दोबारा वोट मांगने आओगे तो मैनिफेस्टो का एफिडेविट कोर्ट में जमा कराओ, और अगर इस मैनिफेस्टो को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें क्या सजा दी जाए उसका प्रावधान भी कर दो। अगर सजा का प्रावधान हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सरकार की जवाबदेही बन सकती है। इसमें इस पे कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, हिम्मत सिंह साहब, मैं जरा एक प्रश्न आपसे, मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का एक इशू हुआ था, क्योंकि वो पूरा वो हुआ है, उसको चेंज ओवर हुआ, इसलिए मैं बीच में हो गया था। आतमजीत सिंह साहब आप रहते हैं तो मुझे एक आसानी ये रहती है कि सिलसिला छूटेगा नहीं। हिम्मत सिंह साहब, एक सवाल और मेरे जहन में है। आज सब जगह हो रहा है कि किसान एमएसपी की बात कर रहा है, किसान एमएसपी दे दो, कुछ लोग कह रहे हैं देंगे नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि मेरे लाइफ टाइम में तो नहीं, आपके लाइफ टाइम में क्या एमआरपी की बात कभी किसान कर पाएगा? अभी तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, क्या इस देश में कभी किसान मैक्सिमम की भी बात करेगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? हिम्मत सिंह साहब देखिए, अब अभी तक तो यही चल रहा है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, वो भी नहीं दिया जा रहा है। जब हमें कहीं से कोई स्टोरेज में जाते हैं तो हम एक जूता खरीदते हैं तो उसकी एमआरपी कंपनी निर्धारित करके उसकी प्राइस निश्चित करती है, न कि ग्राहक उसको निश्चित कर रहा है। यहाँ ग्राहक प्राइस निश्चित कर रहा है कि आपका प्राइस ये है, देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो जाइए। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ा मुद्दा है और अभी जागरूक हुआ है किसान, और धीरे धीरे ये एमआरपी वाला भी मामला आना चाहिए। और हम यही आशा करते हैं कि हमारे पीरियड में तो कम से कम एमआरपी आए, एमएसपी के साथ साथ एमआरपी आ जाए तो इस देश का भला होगा। और इस किसान जो आज सड़कों पे है, जो लोग आज अन्नदाता, जो देश के करोड़ों लोगों का जो पेट भर रहा है, उसको भी सुकून मिलेगा कि हाँ, मैंने जो फसल पैदा की है उसकी निश्चित होगी और मुझे उसका दाम मिलेगा। और आज खेती किसानी से क्यों छूट रहे हैं लोग? आज युवा क्यों खेती किसानी नहीं करना चाहता? वो इसीलिए नहीं करना चाहता उसको प्राइस नहीं मिल पाता है, जो उसका लागत मूल्य वो ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे अब राजस्थान में बाजरा है 1450 है, जबकि लागत मूल्य 1650 रुपए आ रहा है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, 1650 रुपए लागत मूल्य आ रहा है, जबकि बाजरा बेचा जा रहा है 1450 में और एमएसपी है 2250। तो ये जब डिफरेंट है, ये समझना पड़ेगा। और देश के लोगों को भी ये जब तक नहीं समझेंगे, देखिए हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी का भाव तय करते हैं, वो 50 रुपए किलो मांगता है तो उसको नहीं, तेरा ज्यादा है, हम 5 रुपए कम देंगे, 10 रुपए कम देंगे, उसमें मोल भाव कराते हैं। जबकि हम वही 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां 200 रुपए का बिल है तो 20 रुपए का उसको ट्रिप भी दे देते हैं। मान लीजिए एक सब्जी पे मान लो 500 रुपए का आपने खाना खाया तो 550 रुपए आप उसको खुशी खुशी दे दे, 520 रुपए आप खुशी खुशी दे देते हैं। तो 20 रुपए आप बिना मांगे दे रहे हैं। जी, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही गुज्जर साहब। ये समझना। जी, बीच में फोन आ गया था। जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो जी, तो ये जो सोच है, ये सोच बदलनी पड़ेगी, लोगों को भी सोच बदलनी पड़ेगी कि हम, जो किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, जो सर्दी गर्मी बरसात दिन रात अपने खेतों में पड़ा रहता है बेचारा, अपने पूरा परिवार उसमें लगा रहता है, लेकिन उसको जब प्राइस मिलता है तो वो बिल्कुल ठगा सा महसूस करता है। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर के उसके साथ धोखेबाजी होती है, कहीं खाद में धोखेबाजी हो रही है, कहीं बीज में धोखेबाजी हो रही है, उसको बीज डुप्लीकेट दिया जाता है, खाद उसको डुप्लीकेट मिलता है, कई बार उसको फसल में जो बोता है वो नहीं मिल पाती, फसल नहीं होती है। कई बार बहुत किसान के साथ तो इतनी नाइंसाफी हो रही है कि इस देश की प्रकृति ने भी नाइंसाफी कर रखी है। तो मुझे आशा है, और हम तो ईश्वर का और जो हमारा जो ऊपर वाला है उससे यही दुआ करते हैं कि किसान की जो वाजिब मूल्य है वो मिले और एमआरपी निश्चित हो। दूसरा, आत्मजीत भाई ने बोला कि मैनिफेस्टो का जो, इस पे एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार की एक उदाहरण देता हूँ। इसी पीरियड में जब 2018 में अशोक गहलोत जी की सरकार बनी थी जी, तो वहां जो यहाँ राजस्थान सरकार ने मैनिफेस्टो लागू किया तो फर्स्ट सेशन में अशोक गहलोत जी ने उसको विधानसभा में रखा, संकल्प पारित किया और संकल्प पारित करके चीफ सेक्रेटरी से उसका
इन्वॉल्वमेंट करा, चीफ सेक्रेटरी से हस्ताक्षर करा के उसको जारी किया गया कि ये हमारा संकल्प पत्र है और इस संकल्प पत्र को हम इस पीरियड में टाइम पीरियड बांधा गया। तो ऐसा यदि पूरे देश में होता है और विधानसभा पहले सत्र में जो इनका मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो संकल्प में पारित होके और उसको चीफ सेक्रेटरी के द्वारा उसको लागू किया जाए तो शायद कुछ न कुछ मिलेगा। हालांकि वो 100% नहीं है, लेकिन उसमें लागू होने की चांसेस है और लोगों को उस पर राहत मिलेगी। जी जी जी, मैं इस पे एक चीज जोड़ दूं, आप लोग इस पे बेहतर बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि वहां एमएसपी बिल्कुल ठीक से लागू है और शायद जो एमएसपी से थोड़ा ज्यादा ही करके वहां खरीद हो रही है, ऐसा है? आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आतमजीत सिंह साहब, आपसे एक और बुनियादी सवाल फिर से है, क्योंकि ये जो असंगठित क्षेत्र के कारोबारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको भी जरा एक बार आप अगर इनको भी ये 3 बिल इफेक्ट करेंगे, ये जो 3 बिल जिसके विरोध में आप लोग खड़े हैं कि जब तक भाई बिना बिल वापसी के कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के छोटे कारोबारी, जूता सिलने वाला, क्या उनको भी ये इफेक्ट करेगा ये बिल? देखिए, एक बात आपने जैसे एमआरपी की कही, एमआरपी से इफेक्ट कौन होता है? कंज्यूमर इफेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नागरिक उपभोक्ता मंत्रालय है पूरा, इस पे नागरिक उपभोक्ता मंत्रालय जिसके पीयूष गोयल एडिशनल बारूनी के पास है। जब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है सेंटर की, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का दायित्व बनता है कि एमआरपी तय करे हर चीज पे, क्योंकि जो बोता है, जोतता है, बेचता है, वो ग्राहक भी है। आप कहते हैं किसान टैक्स नहीं भरता, हर चीज में टैक्स है। बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, यहाँ तक कि हम लोग जो फार्म का इक्विपमेंट खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, टिलर खरीदते हैं, सब पे 18% वैट है। सबसे ज्यादा टैक्स तो किसान पे करता है। 20 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग अगर जुड़े हुए हैं किसानी से, तो सबसे बड़े उपभोक्ता तो वही हैं। आज की डेट में जब जीडीपी में गिरावट आई, बेरोजगारी की दर बढ़ी और मनरेगा का पेमेंट बढ़ा, मनरेगा में प्रावधान ज्यादा किया गया बजट में, तो उससे हुआ क्या कि जो परचेजिंग पावर है, पहली बार देश के हिस्ट्री में पिछले 74 साल में रूरल एरियाज में जो परचेजिंग पावर है वो 8.8% गिरी है। इसका मतलब यह है कि लोगों के पास खाना खरीदने के रोजमर्रा, अब गांव देहात में तो कोई लग्जरी आइटम बिकती नहीं, आइटम वही बिकती हैं जो रोजमर्रा की होती हैं, जो जरूरत की होती हैं। अगर जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रहा है किसान, तो फिर ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री सो क्यों रही है इस बारे में? तो ये तो, और दूसरी बात ये है कि मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं किसान आंदोलन में, एग्रीकल्चर में, तो क्या आप प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बाकी विषयों में भी लड़ेंगे? जैसे एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जीआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेल बेची जा रही है, देश की पूरा सारी संपदा जो 74 साल में जुटी है वो बेची जा रही है, तो क्या ये आंदोलन वहां तक जाएगा? तो इसी को तो हम कह रहे हैं कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, 11 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, 20 करोड़ लोगों का बैकलॉग चल रहा था नौकरियों का, आज 30 से 35 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार है। और योगी जी तो बड़ा हास्यास्पद है, कल मैं एक क्लिप देख रहा था किसी चैनल पर कि गन्ना किसानों को 1,45,000 करोड़ की पेमेंट कर दी गई, एक ऐड चलाया जाता है योगी जी के नाम पर। मैं आपको ये बता दूं कि कुल गन्ने की परचेज 40-45,000 करोड़ से ऊपर नहीं है पूरे साल की, पूरे सत्र की। तो 1,45,000 करोड़ रुपए किसको दे दिया इन्होंने? तो ये बहुत, सरकार झूठ बोलती है, हर चीज में झूठ बोलती है, और हिस्ट्री को भी जो है वो अपने तरीके से बताने की कोशिश करती है। कभी कहती है चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को हराया, कभी कहती है कि महात्मा गांधी, और मतलब तमाम चीजें इस तरह से डिस्टॉर्ट किया जा रहा है हिस्ट्री को, हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा रहा है। कंगना रनौत ने तो ये तक कह दिया कि जो देश की आजादी हमें भीख में मिली 1947 में, क्या सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और काकोरी कांड के जितने भी, चंद्रशेखर आजाद, क्या आपको लगता है कि ये क्या टेररिस्ट थे? क्या ये कि इन्होंने देश की आजादी के लिए लड़े? नहीं। कितने लोग शहीद हो गए। 1857 से लड़ाई शुरू हुई, 1947 में जाके खत्म हुई। सबसे बड़ा आंदोलन इस देश का आजादी का था, और आपने 1 मिनट में कह दिया कि देश की आजादी हमें भीख में मिली, असली आजादी 2014 में मिली। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, इसमें एक मैसेज दिया कंगना रनौत ने। उसने ये कहा कि 2014 में आजादी मिली कॉर्पोरेट्स को दमन करने की,
आजादी मिली सांप्रदायिकता को, देश के सेकुलर फैब्रिक को खत्म करने की। आजादी मिली उन गुंडे मवालियों को मिनिस्टर बनके गाड़ियों के नीचे लोगों को रौंद देने की। आजादी मिली उन नेता लोगों को जिन्होंने अपने खिलाफ चल रहे केसेस को खत्म करने के लिए जज तक को मार डाला। आजादी मिली उन लोगों को जो गुंडागर्दी और बदमाशी के बल पे आज एक अबला नारी का रेप भी करके निकल जाते हैं और उनको सजा नहीं होती है। आजादी उन बदमाशों को मिली है, आजादी उन गुंडों को मिली है, आजादी उस कार्य व्यवस्था को मिली है जिसमें कुछ लोग तो 1000 करोड़ रुपए पर डे सैलरी कमाते हैं और एक आदमी की तनख्वाह 27 रुपए भी नहीं। एक किसान की आय मात्र 27 रुपए प्रतिदिन है और एक गौतम अदानी की आय 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। एक मुकेश अंबानी की आय 770 करोड़ रुपया पर दिन है और उनका 17,10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है और किसान का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं कर सकते। एक बात आपने और कही थी हिम्मत सिंह जी से बात करते हुए, आपने एमएसपी पे कहा और एक बहुत अच्छी बात हिम्मत सिंह जी ने बोली स्टॉक होल्डिंग की। प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग करते क्यों है और एमएसपी है क्या, इसके बारे में मैं 2 मिनट में आपको एमएसपी का बताता हूं। जब सरकार से वार्ता हुई, सरकार ने कहा अगर सारी फसलें खरीदनी पड़ गई तो हमारा तो 35 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो हमने कहा 35 लाख करोड़ का नुकसान कैसे होगा? जब फसल तैयार होती है उस टाइम फसल का दाम जो है वो न्यूनतम होता है, इसीलिए एमएसपी पे हम आपसे खरीद की मांग करते हैं। आप एमएसपी पे खरीद करिए, उसको स्टॉक होल्ड करिए, 2 महीने बाद जब रेट बाजार का आ जाए तो उसको कर दीजिए। एक स्टॉक होल्डिंग के अलावा एमएसपी कुछ भी नहीं है सरकार के लिए। इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया कि सरकार जितनी भी फसल का दाम दे 100% एमएसपी पे खरीदे, उसको स्टॉक होल्ड करे और उसको आगे बेच दे 2 महीने बाद। अब जैसे कि कॉटन है, कपास है, कपास की खेती में जितना भी कपास आता है वो प्रोडक्शन में जाता है कपड़े की और चीजों की, तो स्टॉक होल्डिंग करे, कपास एमएसपी पे खरीदे और 2 महीने बाद वो कंपनीज को और फैक्ट्रीज को बेच दे जो कि इंटरमीडियरी हैं, उसको प्रोडक्शन करके आगे वैल्यू एड करके बेचें। तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा सरकार का 3.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है। और अगर उसमें आप पीडीएस भी जोड़ दें, 1,20,000 करोड़ का एफसीआई में मैक्सिमम पीडीएस मेंटेन होता है, मैक्सिमम अनाज मेंटेन होता है, तब भी एमएसपी 4.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर नहीं पीडीएस मिला के, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 20 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया गया। 20 करोड़ 80 करोड़ लोगों को बोलते हैं दिया, 20-25 करोड़ लोगों को गया, 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया गया। तो ये मुफ्त का राशन आया कहां से? ये किसानों का दमन, किसानों की आय को न्यूनतम करके उनको इस कदर गरीब बना के कि वो अपने बच्चों का लालन पोषण ना कर पाए, उनको पढ़ा लिखा ना सकें, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा ना कर सकें, उन किसानों का दमन करके, उन मजदूरों का दमन करके, उनको उनकी मजदूरी को कम करके, किसानी के हक को कम करके अगर इस देश का जीडीपी बढ़ता है तो ऐसे जीडीपी को नहीं मानना चाहिए। जब तक किसानों की आय बराबर नहीं होगी, मजदूरों की आय बराबर नहीं होगी। पहले 1 कुंटल गेहूं 2 कुंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आ जाता था जब ये देश आजाद हुआ था। उसके बाद 1950-55 के बाद जब हरित क्रांति भी आई, आज की डेट में 25 कुंटल सोना बेचे तब 1 तोला सोना नहीं आता। और यही आपने देखा कि जो सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियों में 150 से 200 दफा सैलरी बढ़ गई, 150 टाइम्स टू 180 टाइम्स सैलरी बढ़ गई और किसानों की आय 20 गुना भी नहीं बढ़ी, 19 गुना पे ही हम फंसे हुए हैं। तो कैसे हम अपना गुजारा करेंगे और कैसे हम अपना लालन पोषण करेंगे? सरकारों को इस बात पे सोचना चाहिए। गरीबों का दमन करके, किसानों का दमन करके कोई भी नींव नहीं रखी जा सकती मेक इन अपना इंडिया की। हिंदुस्तान को अगर डेवलप नेशन बनना है तो पहले किसानों को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आगे हो पाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। मैं अपने 2 दर्शकों का धन्यवाद दे दूं, अभिनव वर्मा जी जो एसोसिएट मेंबर बन गए हैं, गौतम चटर्जी साहब जिन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग दिया है। मैं एक ऐड कर दूं आतमजीत सिंह साहब आपकी बात में, सिर्फ झूठ का पराकाष्ठा ये कि झूठ तो बोलो ही। अमित शाह साहब इस देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, वो राम के साथ भरत को भेज दिए हैं युद्ध करने के लिए कि वो रावण के पास भेजा। और सबसे बड़ी बात है वो झूठ बोले तो बोले, जो सामने बैठे हुए जो अपने को प्रबुद्ध बोलते हैं वो ताली बजा रहे हैं उस पर। जब ये वो कहते हैं कि राम ने भरत को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा तो लोग ताली बजा रहे हैं। जब इस देश के जो नेतृत्व है वो ये कहता है कि सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया तो सामने बैठे हुए लोग ताली बजाते हैं।
तो मुख्य दिक्कत तो मुझे उन ताली बजाने वालों से है। और जब कंगना रनौत ने बोला कि देश को आजादी 2014 में मिली, तब भी लोगों ने ताली बजाई थी टाइम्स नाउ के दिन। तो दिक्कत उन लोगों से है, बाकी ये तो ठीक है, इनका काम है अपना उल्लू सीधा करना, इनसे दिक्कत नहीं है। ये जो चंद लोग हैं ना, ये जो चंद लोग हैं, जयचंद हैं, इस देश के जयचंद हैं, वो सिर्फ राजा को सलाम करते हैं। इस बात को हिम्मत सिंह गुर्जर जी बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि ये जो जयचंद है ना, इस देश के जयचंद, इस देश की अखंडता, प्रभुता और इस देश के सेक्युलर ढांचे को सबसे बड़ा जो आहत किया है वो जयचंद के लोगों ने किया है। और ये हर कम्युनिटी में। बिल्कुल, मैं उसी जयचंद से रिलेटेड एक बात पूछ रहा हूं बलदेव सिंह साहब आपसे। जिस समाज में हम लोग रहते हैं और जो किसानी नहीं करते हैं, लोग शहर में रहते हैं, वो एक बहुत कॉमन आपने सुना होगा, लोगों को है अरे ये इनकम टैक्स देते हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं, उनको ये कि किसान टैक्स नहीं देते हैं। अच्छा, अगर टैक्स की चोरी इनकम टैक्स के नाम पे करते हैं तो बड़े बड़े फिल्म स्टार करते हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं, जो कुछ खेती की जमीन लेके, हम और आप तो उस खेती 1 एकड़ के पीछे 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कमाते हैं, वो कई करोड़ कमाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े आईएएस अफसर थे, वो फूल की खेती करते थे, अंदर नहीं जाने देते थे, इनकम टैक्स में भरते थे, कई करोड़ रुपए का उनका बिजनेस होता था। तो दिक्कत ये चोरी करने वालों की है कि टैक्स की? इस पे जरा हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो एक आक्षेप लगता है ना, क्या रे किसान तो टैक्स ही नहीं देते हैं, इसको आप जरा समझा दीजिएगा बलदेव सिंह साहब। देखिए, आत्मजीत ने बताया कि कभी अमित शाह कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। जब हमारा आंदोलन यहाँ शुरू हुआ था ना, तो इन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया था भाजपा ने, भाई हमको बताओ किसान अन्नदाता कैसे है। आप तो टैक्स की बात कर रहे हैं ना, वो बोले कि हमको पहले ये बताओ कि किसान अन्नदाता कैसे है। किसान फसल उगाता है, हम उसके पैसे देते हैं, लोग पैसे देते हैं, खरीदते हैं, अन्नदाता कैसे हो गया? तो ये बीजेपी की तो अब छोड़िए, वो तो जानबूझकर कर रहे हैं, उनको सब मालूम है क्या है। एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि शहर के लोगों में ऐसी बहुत सी गलतफहमियां होती है कि किसान टैक्स नहीं देता, इसको बहुत कुछ फ्री है, जैसे पंजाब में चलता है भी, इसको बिजली भी फ्री है, इसको और बहुत सारी सहूलतें हैं। पर लोगों को ये बात समझनी चाहिए भी, टैक्स भी हम नहीं देते, सब कुछ फ्री भी हमको मिल रहा है, और खुदकुशी भी हम कर रहे हैं, कर्जे में भी हम हैं। ये लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, लोग इनके प्रचार का कभी शिकार हो जाते हैं। आत्मजीत ने बताया कि हम सुबह उठ के जब चाय पीते हैं, सुबह उठने से शाम को सोने तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां जिस पर टैक्स नहीं लगता, और जो हम लेते नहीं, जो बरतते नहीं है। सो ये बात शहर के लोगों की, मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसान टैक्स नहीं दे रहा है, किसान तो लूट मचा रहा है। ये कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जहाँ जिनका एजेंडा ही है कि किसानों को नखेड़ दिया जाए, पूरे समाज से नखेड़ दिया जाए, वो जानबूझकर कर रहे हैं। किसान की हालत तो टैक्स मेरे से ज्यादा आत्मजीत जी आपसे बहुत बढ़िया तरीके से बता पाएंगे। किसान को टेढ़े ढंग से सीधे तरीके पर जितने टैक्स लगाए गए हैं, किसी भी और तबके पर इतने टैक्स नहीं लगते हैं। हमारा सुबह अब सीजन चल रहा है, हमारा मेरे यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं 3-4, जितना डीजल महंगा हुआ, जितना सभी लोगों ने झेला डीजल को, ये इससे बड़ा टैक्स कौन सा हो सकता है? तो लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी, हमको भी समझा, शहरों के लोगों को, खास करके गांव के लोगों में तो ऐसी बात होती नहीं है। गांव के लोग तो समझते हैं कि क्या हो रहा है। शहर वालों के लोगों को जब दिमाग में भर दिया इन लोगों ने, बीजेपी के आईटी सेल ने या और पॉलिटिकल लोगों ने भी, किसान टैक्स नहीं देते, जो धारणा बन गई है, इसको तोड़ने का काम भी हमको करना पड़ेगा, जो ताकि वो उसको पता चले कि किसान भी टैक्स देता है, और किसान टैक्स भी देता है, और कर्जाई भी है, और खुदकुशी भी कर रहा है। तो ये बात हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको समझाएं, ये पॉलिटिकल लोग कभी नहीं समझाएंगे उनको। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अरे नहीं, मैं हिम्मत सिंह साहब, मैं आपसे एक चीज और जरा समझ लूं, क्योंकि जो बलदेव सिंह साहब ने कहा उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपदा का है, आपदा का जो कार्यालय होता है ना हमारी स्टेट में, कम से कम वो अफसरों के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ना कोई रिकॉर्ड रखना होता है, बाढ़ आई किसको दिया क्या दिया उसका सब साफ, सूखा पड़ा तो सब साफ। तो अफसर तो बहुत खुश होते हैं इस आपदा में, जिनका भी ड्यूटी लग जाती है। मैं एक चीज कह रहा हूं, ये जो इसी बात को कि लोगों का ना, किसानों का कर्जा माफी, बिजली माफी, फ्री राशन। मैं उत्तर प्रदेश के आम गांव की बात बता दूं,
5 यूनिट में से जो कोटेदार है वो कम से कम 1 यूनिट नहीं देता है। वो ये मान के, अच्छा सब लोग उसको मानते भी हैं, नेता से लेकर अधिकारी भी, मतलब एक तो उसका कमीशन है ही 20%। मैं ये जरा समझू कि ये जो फ्री वाला बात है ना, राजधानी एक्सप्रेस में बहुत से लोगों को लगता है फ्री में खाना, शताब्दी में फ्री में खाना, वो आप ही की जेब से निकाल के आपको खाना दिया जा रहा है भाई। तो किसानों का कुछ भी फ्री नहीं है, इसको जरा समझा पाएंगे हिम्मत सिंह साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो किसानों के ऊपर कहा जा रहा है कि किसान फ्री में लेता है, किसान को कभी फ्री में नहीं दी जाता। उन लोगों को दिया जाता है जो मजदूर हैं, जो खेती किसानी से दूर हैं, उनका डेली वेजेस का जो अपना मजदूरी करते हैं, उन लोगों को फ्री दिया जाता है। किसान को कभी कोई फ्री में मैंने तो नहीं देखा, हमारे यहाँ तो कभी किसान ने फ्री में नहीं लिया, या किसान को कोई फ्री में दिया जाता है। दूसरा टैक्स की बात है, जो भाई जीरा जी ने कहा कि हम सुबह से शाम तक जो यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें सब पे टैक्स लगता है। आज को जीएसटी का आप देख लीजिए, कितना जीएसटी का किसी को पता नहीं, कि ये नहीं है कि व्यापारी कहाँ जीएसटी कहाँ जमा करवाता है। कई लोगों को जीएसटी की रेट पड़ती है, हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं उसको जीएसटी के, कितना साल का जीएसटी बकाया है, वो यूज करता है, ग्राहक से जीएसटी लेता है, उसको 2 साल 3 साल तक यूज करता है उस टैक्स को, और उसके बाद वो जमा कराता है, उस पे जो ब्याज कटता है उसका जो होता है वो खुद को यूज करता है। तो ये जो भ्रांति है, ये जो लोगों के दिमाग में बैठा रखा है कि जो इनकम टैक्स देने वाला ही सबसे बड़ा इस देश का नागरिक है, ये गलत है। जो हम यूज करते हैं वो भी सबसे बड़े नागरिक है। हम जो यूज कर रहे हैं, आज जो देखिए जीएसटी के क्या 18% 28% कर दिया गया। आज किसानों की जो ट्रैक्टर खरीदते हैं उसमें 18% जीएसटी लग रहा है, कीटनाशक पे 28% लग रहा है, कहीं 24% लग रहा है, पता नहीं क्या क्या टैक्स लगा रखे हैं। और हम खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे, वहां देखिए आप क्या जीएसटी लग रहा है। तो ये जो टैक्स की बात है, टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स देते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ही, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला वो करते हैं। आप देखिए नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में आज की तारीख में जो बैंकों के, आप जो जहां बैंक जो ऋण नहीं देते थे, वो आज बैंक के खुले मुंह से ऋण देते हैं। आपके पास आप क्रेडिट कार्ड के लिए दिन में 10 बार फोन आते होंगे। पहले क्रेडिट कार्ड के लिए लोगों को तरसना पड़ता था, आज की बैंकों के 10 फोन आते हैं। मेरे पास डेली के कम से कम 20 फोन आते हैं। कोई बैंक क्या कहती है, हमारा क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए हमारा। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि बैंकों के पास पैसा पहुंचा है, और बैंकों ने पैसा किसको दिया है? कॉर्पोरेट घरानों को दिया है। जैसे अब आज अंबानी है जो इंग्लैंड में जाके 500,000 करोड़ रुपए का बंगला खरीद रहा है, वो कहाँ से खरीद रहा है? वो बैंकों के सब हमारा पैसा है जो हमसे लिया गया, उन बैंकों में जमा किया गया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ये जो टैक्स का है, टैक्स का ऐसा नहीं है। टैक्स हम लोग सुबह से शाम तक यूज करते हैं, उसमें टैक्स लिया जाता है। जी 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 जी। मैं आत्मजीत सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक हमारे साउथ के ऑडियंस हैं, उनका एक रिक्वेस्ट आई है। मैं भी, अब वो एक दिक्कत ये है, वो कहते हैं हम लोग साउथ में हैं तो हम लोगों को भाषा की थोड़ी दिक्कत होती है आप जब बात करते हैं। तो एक काम तो हम लोग कर सकते हैं कि कम से कम जो अंक हैं वो 50 की जगह 50 बोल दें, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आता है, लेकिन 50, 49, 39, 33 ये उनको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर जितना हो सके, भाई चूंकि कार्यक्रम हिंदी में है, अंग्रेजी के शब्द जो भाषा में आ जाते हैं उसको यूज कर लेते हैं। मैं ये दिक्कत समझता हूँ, इसका कुछ ना कुछ आगे सोचा जाएगा कैसे करें। एक अलग से आत्मजीत केवल अंग्रेजी में हम लोग कर सकते हैं कार्यक्रम 1 घंटे का, आधे घंटे का। एक प्रोग्राम अंग्रेजी में करना चाहिए हम लोगों को, और लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि किसान जो है वो अनपढ़ गंवार नहीं है, पढ़े लिखे लोग, और लोगों को समझ में आएगा कि उनके तर्क। मेरा थोड़ा एक आपसे अभिन्न राय है। अंग्रेजी जानना कोई पढ़ाई लिखाई का वो नहीं है, और हिंदुस्तान का एक मापदंड है कि अंग्रेजी आती तो पढ़ा लिखा तो होगा ही। अगर आप अंग्रेजी आते हैं और पैंट कमीज पहनते हैं तो आप सम्भ्रांत भी माने जाते हैं, केवल पढ़े लिखे नहीं, आपको सम्भ्रांत और रिस्पॉन्सिबल और ये सब माना जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। खैर, मैं एक अंतिम सवाल करके, क्योंकि समय की थोड़ी वो है आत्मजीत सिंह साहब, और ये थोड़ा सेंसिटिव सवाल है। किसान आंदोलन में हाल के दिनों में कहीं ऐसा लगा कि कुछ खींचतान है, खास करके जब ये इलेक्शंस आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग अब महापंचायतें हो रही हैं, किसी में कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है कुछ। क्या ऊपर से सब आंदोलन का नेतृत्व ठीक है, लेकिन क्या इलेक्शन को लेकर थोड़ी खींचतान है आपस में? देखिए, अगर हम किसी की पूजा भी करते हैं, किसी देवी देवताओं को भी मानते हैं, तो उस तक जाने के रास्ते अनेक होते हैं। कोई जो है दानवत करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई किसी तरीके से घर में बैठ के पूजा करता है, कोई किसी को याद करके
अपने पुरखों को याद करके क्षमा याचना करता है। तो ये तो कई तरीके होते हैं, भगवान तक जाने के भी जब अनेक तरीके हैं, करोड़ों तरीके हैं, तो किसान आंदोलन को व्यापक बनाने के, जीतने के भी कई तरीके हो सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसानों में कोई ऐसी कोई वो प्रॉब्लम है कि वो अगर एक आदमी कोई कुछ कर रहा है तो दूसरा आदमी जो है वो दूसरी तरीके से कर रहा है। तो सब लोगों का रास्ता वही है, गोल वही है। हम लोगों का गोल पोस्ट तो बस एक ही है कि जो सबसे निचला किसान है, जो पिरामिड के बॉटम में सबसे है, जिसको मजदूरी का पैसा नहीं मिलता, जिसको अपना खाने का सामान नहीं मिलता, जिसको लालन पोषण के भी लाले पड़े हुए हैं और वो जमीन को गिरवी रख रहा है और उसको आत्महत्या पे सरकार ये मजबूर कर रही है, उन किसानों को मद्देनजर रख के, उनको अपने हृदय में रख के जो भी इस आंदोलन को लड़ेगा तो जीत उसमें निश्चित है। बस उसको काम करने का उसका तरीका अलग है, किस तरीके के लोग इकट्ठे किए जाएं, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, कहाँ पे क्या किया जाए, किस कम्युनिटी को, हर कम्युनिटी के लोग हैं। देखिए इतने धर्म विशेष के लोग हैं इस देश में कि हर आदमी का काम करने का तरीका उसको अपनी कम्युनिटी के साथ जोड़ना पड़ता है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। जब तक इस आंदोलन में लोग जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे और इस किसान आंदोलन को सरकार को झुकाने के पे मजबूर करेंगे, तब तक ये आंदोलन जो है और ये मुजाहरा जो है वो सक्सेसफुल होगा। इसमें कोई आंतरिक ना कोई दिक्कत है ना कोई प्रॉब्लम है। बस ये है कि आदमी, होता क्या है कि जो सबसे नीचे बैठा है, जो बॉर्डरों पे आज बैठा है, उसमें कोई दो मत नहीं है, वो एक ही मत है। कई बार नेताओं का आपस में कोई अंतर्कलह हो जाता है कि काम करने का तरीका ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर हम लोग एसकेएम की रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, तर्क वितर्क से वो प्रॉब्लम्स को, डिफरेंसेस को दूर करते हैं। तो उससे कोई आंदोलन में फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा ये है कि जब अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं और अपनी बात को कहते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग परिवेश में जब बातें होती हैं, तो उसमें जब मंथन होता है तो मंथन से अमृत ही निकलता है। तो ये अमृत जो है इस किसान आंदोलन का बहुत बड़ा एक वो चीज है। और इस अमृत मंथन से ही ये सरकार का जो घमंड है, जो ईगो है और जो किसानों के प्रति रवैया है, इस घमंड को तोड़ने के लिए ये अमृत ही जो काम करेगा और यही ब्रह्मास्त्र बन के इस सरकार की ईगो को, इसके घमंड को तोड़ेगा। अगर ये सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो अनंतः ये एक सरकार उस सरकार को वोट नहीं देगी। 1977 में भी इमरजेंसी आई थी, जगह जगह आपके ये पोस्टर लगे थे उस टाइम की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की, और ऐसा लगता था कि कांग्रेस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता इमरजेंसी के बाद। पर आपने देखा कि लोगों में रेसिलियंस थी, लोग बोले नहीं, कुछ कहा नहीं, चुपचाप तमाशा देखते रहे। जब वोट डालने का टाइम आया तो उन्होंने उसी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। तो ये तो इमरजेंसी का मामला था। आज की डेट में भी वही अघोषित इमरजेंसी चल रही है, और अगर ये सरकार इसी घमंड में रही तो यही लोग, यही जनता, यही किसान इस सरकार को भी उठाकर फेंकेंगे। ये आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आतंकजीत सिंह साहब, आप सब लोगों का, हिम्मत सिंह साहब आपका, बलदेव सिंह साहब आपका। और ये तो सार्वजनिक रूप से हम सब लोग अपने मन से घोषणा करते हैं भाई, किसान आंदोलन अगर आप लोग जरूर किसी तरह से सफल हों, क्योंकि हम सब लोगों के कहीं ना कहीं जो आने वाला भविष्य है हमारा और हमारे आने वाली जनरेशन का, वो आपके आंदोलन से बंधा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत सिंह जी, बलदेव जी और आनंद जी।